Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vikas. I hope you all are doing very good. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड. ठीक है, NTA नेट JRF जर्नल पेपर 1 यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड. ठीक है, तो आज हम इसमें इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ डिस्कस करेंगे. जो हमारा मेन टारगेट होगा वो ये रहेगा कि उसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाई वन. जैसे कि आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के, और ऐसे ही जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं उसके हर यूनिट के 10 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और किस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया है वो भी आपको क्लियर हो जाए. और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको हम मानते हैं कि बहुत हाई लेवल पे बुक्स हैं और बेटर हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग पे चल रही हैं. तो मैं आपको एक चीज़ उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक दिक्कत है, मेन एक प्रॉब्लम है. उन बुक्स में ज़्यादातर MCQs हैं जो उनके आंसर गलत दिए हुए हैं, उनकी जो आंसर की है वो गलत दी हुई हैं. तो जितने भी मैं अभी लाइव सेशन करूँगा या जितने भी मैं वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा जर्नल पेपर 1 के लिए या 2 के लिए, उसमें वो अच्छी तरह से वेरीफाई होंगे. किसी भी क्वेश्चन का गलत आपको आंसर नहीं बताया जाएगा. फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. ठीक है, सो मैंने बुक्स के लिए आपको इसलिए बताया ताकि जब भी आप किसी बुक से स्टडी करो पेपर 1 के लिए, उसमें जो MCQs हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो, उनको समझने की कोशिश करो. क्योंकि जब आप उसको समझोगे, उसको सर्च करोगे कि राइट आंसर क्या है, तो डेफिनेटली आप उसको समझ पाओगे कि गलत आंसर दिया हुआ है. लेकिन अगर आप बुक के अकॉर्डिंग, उसकी आंसर की के अकॉर्डिंग चलोगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन गलत होते रहेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती रहेगी. ठीक है, सो इसके अलावा पेपर 2 के लिए भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप. ये मैंने सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं. बेसिकली हमारा रहेगा मैनेजमेंट और HRM हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक. और उसके बाद जो कॉमर्स है उसमें कुछ यूनिट्स सिमिलर सी हैं, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट हो गया, तो वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, तो डेली के 10 to 20 क्वेश्चन मैं हर यूनिट के डिस्कस करूँगा. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है ऑल गुड रिसर्च एम्स एट. ठीक है, एक अच्छी रिसर्च का एम क्या होना चाहिए. मैं इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो. तो चलिए, एक अच्छी रिसर्च का एम क्या होना चाहिए. एक कॉमन बात है इन सभी क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं UGC की तरफ से, कि बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत नहीं है. जस्ट क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछा गया है, ऑप्शन गलत नहीं है. अब इन्होंने एम पूछा है रिसर्च का, तो रिसर्च के एम में आता है कि डेवलपिंग जनरलाइजेशंस. जो जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो उसमें क्या एविडेंस यूज़ कर रहे हो, कहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हो. डेवलपिंग जनरलाइजेशंस, ठीक है, रिलेवेंट होना चाहिए. थ्योरीज, ठीक है, और प्रिंसिपल्स. ठीक है, सो राइट आंसर तो ये है हमारा कि जितनी भी अच्छी रिसर्च है उनका एम यही होता है कि जनरलाइजेशंस हो, थ्योरीज हो, प्रिंसिपल हो. तो एक लाइन ने पूरी ऑल ओवर रिसर्च को कवर किया हुआ है. अगर हम बाकी की बात करें कि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये गलत नहीं है, हो सकता है. सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम्स हो सकती है, हर रिसर्च में नहीं हो सकती. रिसर्च अलग अलग तरह की होती है, किसी भी प्रोजेक्ट पे हो सकती है. सो ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस है रिसर्च के. ठीक है, सो प्रोसेस में भी हो सकते हैं, लेकिन राइट आंसर हमारे यहाँ पे बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रिसर्चेज, सो एक रिसर्च क्या है यहाँ पे. अब ये भी क्वेश्चन उसी की तरह है जो पहला अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था. एक रिसर्च, ये जो क्वेश्चन है रूल ऑफ थंब है, आप पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी. अब ये रूल ऑफ थंब है, जैसे कि आपको नेट का एग्ज़ाम देने के लिए मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी. ठीक है, MA करो, MCOM करो, MBA करो, कुछ भी करो, तो वैसे ही रिसर्च एक रूल ऑफ थंब है कि एक पर्पसफुल और सिस्टमैटिक एक्टिविटी है. ठीक है, सो ये जो बाकी के ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ये प्रोसेस में यूज़ हो सकते हैं कि प्योरली एकेडमिक पर्पज़ के लिए हो, क्वेश्चन आंसर अबाउट प्रैक्टिकल इश्यूज़ के लिए हो. ठीक है, रैंडम अनप्लान प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, है ना. सो राइट आंसर हमारा जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा कि रिसर्च एक पर्पसफुल और सिस्टमैटिक एक्टिविटी है. ठीक है, सो मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, सो रिसर्च को कैसे हम एक अच्छी रिसर्च का एम कैसे क्रिएट हो सकता है जब उसमें सिस्टमैटिक वे से काम किया जाए, लॉजिकल हो, एम्पेरिकल हो. अब यहाँ पे सिस्टमैटिक में क्या आ जाता है कि मेथड यूज़ करना, डेटा कलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, है ना, और वेरीफाई करना उस डेटा को जो आपने कलेक्ट किया हुआ है. एविडेंस आपको आपके पास होने चाहिए.
उसको जो भी बंदा रिव्यू करेगा उस रिसर्च को, वो रिव्यू करने के एबल होनी चाहिए। ठीक है, सो क्या क्या मेथड हैं वो सारे हम डिस्कस करते रहेंगे। ये जो MCQ सीरीज़ है इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन मैं आपको नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, उसके लिए हम अलग से कोर्सेज डिस्कस करते रहेंगे कि मेथड क्या है, टाइप्स क्या हैं रिसर्च के। सो गुड रिसर्च लॉजिकल होनी चाहिए, डेफिनेटली इरिलेवेंट नहीं होनी चाहिए। रिसर्च इज़ एम्पेरिकल। अब इसमें क्या है कि जब हम रिसर्च करते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी होते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट मेथड भी होता है जो हमें यूज़ करना होता है ताकि हम अपने एविडेंस को वेरीफाई कर सकें। ठीक है, अ गुड रिसर्च इज़ रिप्लिकेबल। ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउ रिसर्च टू वेरीफाइड बाय रिप्लिकेटिंग द स्टडी ऑल ओवर। क्या है कि एक अच्छी रिसर्च का जो एम होता है वो इन स्टेप्स से क्लियर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा कि ग्रांट थ्योरी क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, एन ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेनन इज पर्टिकुलर डिसिप्लिन या रियलम ऑफ एक्सपीरियंस सच एज इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो ग्रांट थ्योरी में क्या होता है, इन द सेंस ऑफ वन यूनिवर्सल स्कीम टू अंडरस्टैंड द यूनिटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। सो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब हम स्टडी करते हैं। सो एक ग्रांट थ्योरी आ जाती है जहाँ पे एक ह्यूमन रह रहा है। ठीक है, तो उसकी जो लाइफ है कहाँ से जुड़ी हुई है वो, ठीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री पुरानी क्या चल रही है उसकी पुरानी हिस्ट्री उसमें आ जाती है। आ सेट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ दैट टुगेदर मेक ब्रॉड स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड द इन्वायरमेंट, हेल्थ, नर्सिंग। और ये यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी तक, इसमें पॉलिटिकल्स भी आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रांट थ्योरी एक्चुअली में क्या है। ग्रांट थ्योरी एक्सप्लेन्स इंटर रिलेशनशिप्स अमॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, हाईली और लेस एब्स्ट्रैक्ट एंड ब्रॉड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना इन दी डिसिप्लिन। राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे द आइडिया डैट नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एक ऐसा आइडिया जहाँ से नॉलेज आती है। ठीक है, नॉलेज जो आती है वो आती है एक्सपीरियंस से। ठीक है, वो राइट आंसर इसमें से क्या हो सकता है। ज्ञान जो अनुभव से आता है वह विचार है, कौन सा हो सकता है वो विचार आपका, रैशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल, एम्पिरिसिज्म। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। सो रैशनलिज्म क्या होता है, तर्कफुल हो सकता है, तर्क हम बोल सकते हैं। तर्क तभी देते हो जब आपके पास नॉलेज होती है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब आपके पास नॉलेज होती है तभी आप तर्क दे पाते हो, लेकिन नॉलेज तो हमारी एक्सपीरियंस से आती है और एक्सपीरियंस हमारा आता है एम्पिरिसिज्म से। एम्पिरिसिज्म इज थ्योरी दैट स्टेट दैट नॉलेज कम ओनली और प्राइमरली फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस। सेंसरी एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, जो आप अपने फिजिकल बॉडी से करते हो। एक यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, अगर आप अपने हाथ से कोई काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, माउस यूज़ कर रहे हो, है ना, तो टाइपिंग वगैरह कर रहे हो आप, ये सब सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज आती है, उसके बाद आइडियाज़। ठीक है, सो राइट आंसर हमारे यहाँ पे एम्पिरिसिज्म है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इट इज़ वन ऑफ सेवरल व्यू ऑफ एपिस्टोमोलॉजी। एपिस्टोमोलॉजी एक फॉर्म है नॉलेज आने की। ठीक है, नॉलेज आने की एक फॉर्म है, वो आगे मैंने डिस्कस की हुई है कि एक नॉलेज कैसे आ सकती है, किन तरीक़ों से नॉलेज आती है। नॉलेज को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब एपिस्टोमोलॉजी डिस्कस करेंगे और स्केप्टिज्म डिस्कस करेंगे। स्केप्टिज्म, सो स्केप्टिज्म में क्या होता है, इसको स्पेल्ड किया हुआ है, इस फॉर्म में स्पेल्ड किया हुआ है। ठीक है, इन वेस्टर्न फिलॉसफी दैट एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग नॉलेज क्लेम सेट फोर्थ इन वेरियस एरियाज, skeptics have challenged the adequacy or reliability of these claims by asking what people they are based upon or what they actually established। ठीक है, सो एक नॉलेज का ही फॉर्म है। एपिस्टेमोलॉजी में दो तरह की नॉलेज आती हैं और ये भी एक नॉलेज का ही फॉर्म है। सो राइट आंसर तो आपको क्लियर हो गया कि हमारा राइट आंसर एम्पिरिसिज्म होगा। ठीक है, तो ये आपका रह गया एपिस्टेमोलॉजी। तो इसको मैंने नेक्स्ट इसी स्लाइड मतलब इसी सेशन में नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है। इसे नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। एपिस्टेमोलॉजी के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है जिससे मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, आ थ्योरी इज़ डिफाइंड एज, एक थ्योरी कैसे डिफाइंड हो सकती है, ये है हमारा एन आइडिया
थ्योरी जान लेते हैं क्या है। एन आइडिया और अ सेट ऑफ आइडिया डैट इज़ इंटेंडेड टू एक्सप्लेन फैक्ट और इवेंट। एक ऐसा आइडिया या आइडिया के सेट्स, क्योंकि एक थ्योरी किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, उसमें आइडियाज़ के सेट्स भी हो सकते हैं, सिंपल इंडिविजुअल आइडिया भी हो सकता है। सो उसको किसी फैक्ट या इवेंट पे एक्सप्लेन किया होना, क्योंकि थ्योरी आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं होती, वो ऑब्ज़र्व आपने कहाँ से किया हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किस इवेंट से आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया हुआ है, किस बेस पे आपने थ्योरी लिखी हुई है। सो एन आइडिया डैट इज़ सजेस्टेड या प्रेजेंटेड एज पॉसिबली ट्रू बट डैट इज़ नॉट नॉन और प्रूवन टू बी ट्रू। डैट नॉट मीन कि आपकी जो थ्योरी है बेशक वो फैक्ट के बेस पे हो, एविडेंस के बेस पे हो, इवेंट के बेस पे हो, लेकिन वो ट्रू है ये ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो ट्रू हो, ठीक है। सो राइट आंसर हमारा ए और बी है, जिसके बेस पे हम सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेट ऑफ सिस्टमेटिकल लेटर स्टेटमेंट्स, ठीक है, लॉ लाइक जर्नलाइजेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एपिस्टेमोलॉजी जो मैंने बताया था आपको, मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। एपिस्टेमोलॉजी जो मैंने बताया था आपको कि हम डिस्कस करेंगे, वो इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आ टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड इन द सोशल साइंस, आ टर्म यूज्ड टू स्टडी द टाइप ऑफ डिसीज, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन फील्ड ऑफ स्टडी, आ टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग टेक्निक, ठीक है। सो सबसे पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको इतना तो पता चल गया कि ये नॉलेज के साथ डील करता है, ये जो वर्ड है हमारा नॉलेज के साथ डील करता है। सो एपिस्टेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजिस्ट कंसर्न देमसेल्फ विद द नंबर ऑफ टास्क विच वी माइट शॉर्ट इनटू टू कैटेगरी। तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जो हमारे आसपास है, जैसे कि सीज़न कैसे कब चेंज होगा, बारिश कब आएगी और धूप कब निकलेगी, और है ना, मतलब सर्दी गर्मी विंटर सेशन ऐसे मतलब चलते रहते हैं, तो हमें इसकी नॉलेज होती है। तो ये क्या होता है कि नेचर ऑफ नॉलेज होती है ये इसका पहला पार्ट है एपिस्टेमोलॉजी का, ठीक है। ये एपिस्टेमोलॉजी का एक पहला पार्ट है, ये नेचर ऑफ नॉलेज। सेकंड पार्ट कौन सा है, जिसमें आप कितनी आपके पास एजुकेशन है, कितने पढ़े लिखे हो, क्या आपके पास नॉलेज है, कहाँ से आपने गे की है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी आती हैं, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हुई हैं, है ना। सो दो तरह की नॉलेज होती हैं जो एपिस्टेमोलॉजी में आती हैं, स्टडी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। सो इसमें ये दो चीज़ें आती हैं। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन हमारा ये था। सो राइट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। नॉलेज का वो लेवल जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी। बाकी के जो आंसर हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। आर टर्म स्पेसिफिकली यूज इन सोशल साइंस, क्या ये टर्म सिर्फ सोशल साइंस में यूज़ होती है या किसी तरह के डिसीज़ में यूज़ होती है, या उसका टाइप है, या कोई इंटरव्यूइंग टेक्निक है। सिंपल लैंग्वेज है कि एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज ऑफ स्टडी, ठीक है। सो अभी 7 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ थ्योरी। थ्योरी का कौन कौन सा फंक्शन इसमें है। अभी हमने रिसेंटली थ्योरी डिस्कस की थी, जिसमें आ रहा था कि इंटीग्रेटिंग एंड समराइजिंग करंट नॉलेज, मेकिंग प्रेडिक्शंस, है ना, एक्सप्लेनिंग फिनोमिनल्स, ठीक है। सबसे पहले आपने थ्योरी लिखने के लिए मतलब प्रेडिक्ट किया, ठीक है। उसके बाद करंट नॉलेज आपके पास क्या है उसको समराइज़ किया, इंटीग्रेटेड किया बाकी फैक्ट के साथ, उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, ठीक है। सारे ही ऑप्शन सही हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जैसे डेफिनेशन है, थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड टू एक्सप्लेन, ठीक है। समराइज और एक्सप्लेन हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्रेडिक्ट, ठीक है। अंडरस्टैंड फिनोमिनन को हम डील कर सकते हैं एक्सप्लेनिंग, ठीक है। एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इन मैनी केसेस टू चैलेंज एंड एक्सटेंड एग्जिस्टिंग नॉलेज विद इन दी लिमिट या क्रिटिकल बाउंड्रीज एजम्पशंस, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की स्ट्रक्चर ऑल ओवर क्या है, थ्योरी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, अंडरस्टैंड, ये सब चीज़ें थ्योरी में आती हैं, ठीक है। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पे डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन द आइडिया डेट नॉलेज कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। कौन सी टर्म है इनमें से जिसमें आइडिया
आता है कि नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से मिलती है। ठीक है, जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से मिलती है, इनमें से कौन सी फॉर्म उसको एक्सप्लेन करती है। ये क्वेश्चन इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, कि जिसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि लॉजिक आपको नॉलेज से आएगा। लॉजिक आप तभी लगाओगे आपके पास नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, और रैशनलिज्म एक तर्क होता है जब आप तभी दे पाते हो जब आपके पास कोई लॉजिक होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन एक्सपीरियंस कैसे आएगा? एक्सपीरियंस आएगा एम्प्रिसिज्म से। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी है यहाँ पे। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन, जस्ट एक बार आपको दोबारा रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या पूछा है कि इन एवरी फील्ड रिसर्च परस्यूट प्रमोट सिस्टमैटिक एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बट डिस्कवरीज आर रेयर बिकॉज। ठीक है, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हर क्षेत्र में अनुसंधान के क्रम में ज्ञान की व्यवस्थित एंड क्रमिक उन्नति को बढ़ावा मिलता है, लेकिन खोज दुर्बल है। ठीक है, खोज क्यों दुर्बल है? मतलब डिस्कवरीज जो हम करते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है यहाँ पे? ठीक है, जो नॉलेज इकट्ठी करते हैं क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसमें इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं और कोशिश की जाती है प्राइमरी डेटा यूज़ किया जाए, खुद डेटा कलेक्ट किया जाए, एविडेंस उनको प्रूव किया जाए जो हम रिसर्च कर रहे हैं कैसे वो रिलेवेंट हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनके स्टेप फॉलो करना, उनके फॉर्मेट फॉलो करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। राइट आंसर हमारा यहाँ पे है रिसर्च इज़ अ कॉन्टीन्यूस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, रिजल्ट इज़ कॉन्टीन्यूस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, राइट आंसर हमारे यहाँ पे ए है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। मोस्ट पीपल लेक द डेप्थ ऑफ नॉलेज नीडेड फॉर इट। ओके, सस्टेन्ड एक्सपेरिमेंटल वर्क नीडेड फॉर डिस्कवरी इज़ नॉट ईजिली फोर्टकमिंग। ठीक है, इट इज़ नॉट कॉमन टू बी एबल टू थिंक बियॉन्ड ए ग्रूवल चैनल। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ए ही आएगा। ठीक है, एक कंटिन्यूज इन्वेस्टिगेशंस है, ये क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी है, प्रोसीजर है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एवरी फील्ड, ये एक्चुअली हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब मेटाफिज़िक्स का मीनिंग क्या होता है? मेटाफिज़िक्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, फिज़िक्स ऑफ मेटल्स, फिज़िक्स ऑफ वेदर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मेटाफिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी की ब्रांच है डेट एग्जामिन्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। द वर्ड मेटाफिज़िक्स कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, दो वर्ड से मिलके इसे बनाया गया है। ठीक है, अब जिसका मीनिंग है डेट टुगेदर लिटरली मीन आफ्टर और बिहाइंड। ठीक है, पहले या पीछे, और अमोंग द स्टडी ऑफ द नेचुरल। ठीक है, राइट आंसर हमारे यहाँ पे है नेचर, एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, राइट आंसर बी है यहाँ पे। ये कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। इस तरह के टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली ये कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं और ये पुराने क्वेश्चंस में से है जो प्रीवियस एग्ज़ाम में हुए हैं। जो अभी के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े यूनिक आते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिव, सबमिटिव, क्या क्या है उसमें उन्होंने स्टेटमेंट्स नीचे दी हुई हैं, ऑप्शंस में दी होती हैं। आपको वो क्लियर करनी होती है कि राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। जस्ट आपके जो पुराने भी क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ में प्रैक्टिस होते रहे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं बीच में ऐडअप कर देता हूँ। जस्ट ये स्टडी है, इसके बारे में जानना है कि मेटाफिज़िक्स का मतलब क्या है और कहाँ पे यूज़फुल होती है। ठीक है, एक फिलॉसफी की एक ब्रांच है। फिलॉसफी क्या होती है? आपके नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन जिसके बिहाफ पे आप कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो। एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी।
डैट एग्जामिन्स दी फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। दी वर्ड मेटाफिजिक्स कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है पहले और बाद में। ठीक है, सो आई होप कि आपके इसमें कोई डाउट नहीं रहे होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो नोटिफिकेशन आपको न्यू लेसन्स की वो साथ साथ में मिलती रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।